तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। हजारों साल पहले इस विशाल भूमि पर आखिर क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें किसी टाइम मशीन की नहीं बल्कि उन खास उपकरणों और सुरागों की जरूरत है जिनका इस्तेमाल करके इतिहासकार इस विशाल पहेली को सुलझाते हैं। आज हम उन्हीं उपकरणों को डिकोड करने वाले हैं। सोचिए, जब हमारे पास अतीत में जाने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर हम हजारों साल पुरानी दुनिया को कैसे समझते हैं। इसके लिए हमें उन भौतिक और साहित्यिक सुरागों की गहराई से जांच करनी पड़ती है जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए हैं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जासूसी की तरह है। इस पूरी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने के लिए हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले अतीत के दरवाजे खोलना, फिर पत्थरों पर लिखे इतिहास यानी अभिलेखों को समझना, उसके बाद सिक्के और वास्तुकला की दुनिया, और अंत में हमारे 4 महान वेद। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, जहां हम इस खोज की एक व्यापक रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये सफ़र वाकई बहुत रोमांचक है। 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया के बोगाज़कोई अभिलेख से हमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। फिर 300 ईसा पूर्व के आसपास भारत में अशोक के महान स्तंभ सामने आते हैं, और फिर सीधे 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम की एंट्री होती है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अब देख सकते हैं कि सुराग कितनी दूर दूर तक फैली हुए हैं। इस शानदार टाइमलाइन के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अभिलेख, यानी वो इतिहास जो सीधे पत्थरों पर उकेरा गया है। आपने एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र का नाम तो सुना ही होगा। आसान भाषा में कहें तो चट्टानों, खंभों, दीवारों या तांबे की प्लेट्स पर जो भी लिखावट मिलती है उसका अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। ये उस जमाने का, समझ लीजिए, कि सबसे पक्का पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम था। शासक अपने आदेशों और अपनी जीतों को इन्हीं पत्थरों पर लिखवा देते थे ताकि आने वाली सदियां उन्हें पढ़ सकें। डॉक्टर D.R. भंडारकर जैसे शानदार इतिहासकारों ने इन्हीं अभिलेखों से पूरे के पूरे राजवंशों का इतिहास खड़ा कर दिया है। जरा इस जानकारी पर नजर डालिए। राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का जिक्र मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ तो उनकी पूरी विजय गाथा का बखान करता है। इसी तरह पुलकेशिन द्वितीय और स्कंदगुप्त के लेख भी हमें चालुक्यों के इतिहास और हूणों पर जीत की बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। पर एक मिनट रुकिए, ये अभिलेख सिर्फ राजाओं की तारीफों से नहीं भरे हैं। इनमें आम लोगों की जिंदगी के भी बड़े दिलचस्प राज छुपे हैं। जैसे सोहगौरा के लेख में पहले बार अकाल या सूखे का जिक्र है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित सबूत मिलता है। बेसनगर का स्तंभ हमें बताता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म का कैसा प्रभाव था। और तो और मंदसौर के अभिलेख में स्थानीय रेशम बुनकरों के व्यापारिक समूहों तक की डिटेल मिलती है। मतलब एकदम जमीनी स्तर का इतिहास। चलिए अब अपने तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्राचीन सिक्के और उस दौर की बेजोड़ वास्तुकला। अब बात करते हैं न्यूमिस्मैटिक्स यानी सिक्कों के अध्ययन की। क्या आपको पता है कि पुराने साहित्य में जो कारशापण शब्द आता है वो असल में प्राचीन आहत यानी पंचमार्क सिक्कों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। तांबे, चांदी, सोने और सीसे के ये छोटे छोटे सिक्के हमें उस समय के समाजों की पूरी अर्थव्यवस्था का हाल बता देते हैं। ये सिक्के सच मानिए तो छोटी छोटी हिस्ट्री की किताबें जैसे हैं। इंडो ग्रीक शासक वो पहले लोग थे जिन्होंने सिक्कों पर कुछ लिखवाना शुरू किया। कनिष्क के सिक्कों को देखकर ही साफ पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और सबसे हैरान करने वाली बात, अरीकमेडु में रोमन सिक्के मिले हैं जो सीधे तौर पे ये साबित करते हैं कि उस जमाने में भी हमारा वैश्विक व्यापार रोम जैसे साम्राज्यों तक फैला हुआ था। अगर हम मंदिरों की वास्तुकला की बात करें तो उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली अपने आप में बेहद अलग और ख़ास हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये दोनों शैलियां आपस में मिलीं तो एक बिल्कुल ही नई बेसर शैली का जन्म हुआ। ये सिर्फ इमारतों का मिलन नहीं था, बल्कि महान सांस्कृतिक आदान प्रदान की जीती जागती कहानी है। पत्थरों और सिक्कों से परे भी बहुत कुछ है। जरा अजंता की गुफाओं की इन शानदार पेंटिंग्स के बारे में सोचिए, जैसे माता और शिशु या मरणासन्न राजकुमारी का वो मशहूर चित्र। सांची और भरहुत की मूर्तियां भी सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं,
ये हमें गुप्त और कुषाण काल के दौरान आम लोगों की गहरी आध्यात्मिक आस्था और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की बिल्कुल सच्ची तस्वीरें दिखाती हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, जो हमें भौतिक सुरागों से निकालकर हमारी सबसे गहरी सांस्कृतिक स्मृति की ओर ले जाता है, हमारे 4 महान वेद। देखिए, वेद शब्द का सीधा सा मतलब होता है ज्ञान। इन्हें महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने संकलित किया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सदियों तक इन्हें सिर्फ सुनकर और बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहुत ही हिफाजत से पहुंचाया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों हमारे प्राचीन साहित्य की सबसे मजबूत नींव हैं। अब ये जो नंबर है ना, -2028, ये कोई आम नंबर नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराने यानी ऋग्वेद में कुल मिलाकर ठीक 1028 सूक्त या श्लोक हैं। ऋग्वेद को अगर जानकारी का महासागर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें 10 मंडल और 10,462 ऋचाएं हैं। विश्वामित्र द्वारा रचे गए तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जिसे हम आज भी गाते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार समाज के 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा है कि यूनेस्को ने साल 2007 में इसकी 30 पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। और बाकी के 3 वेद भी अपने आप में एक अलग दुनिया है। यजुर्वेद हमें यज्ञों के नियम और अनुष्ठान बताता है, और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद को तो अपने सुरों की वजह से भारतीय संगीत का जनक ही माना जाता है, जिसके मंत्र उद्गाता नाम के पुरोहित गाते थे। और सबसे आखिर में आता है अथर्ववेद, जो बीमारियों की चिकित्सा, जादू टोने और ग्रंथों में सती प्रथा के पहले उल्लेख जैसी दिलचस्प बातों पर रोशनी डालता है। तो आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर चंद पत्थरों, पुराने सिक्कों और कुछ श्लोकों ने मिलकर हमें हमारे शानदार अतीत के इतने सारे रहस्य बता दिए हैं, तो जरा सोचिए, इस धरती के नीचे ऐसे और कितने राज दबे होंगे जो शायद कल को हमारा पूरा इतिहास ही फिर से लिखने पर मजबूर कर दें। इतिहासकार का टूल किट हमेशा विकसित होता रहता है। तो